दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। गाइज मैंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सो द समरी ऑफ द 9th क्लास टू 12th क्लास एनसीईआरटी स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक पार्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र। आज का लेक्चर 1 है। इसमें जैसे एक ओवरव्यू देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, और इसमें एक इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक देखेंगे कि इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव थोड़े से हुए एक शॉर्ट व्यू में। बिकॉज इकोनॉमिक पढ़ानी है आपको, एक छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक के बारे में। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो बीटेक एस्पिरेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और जो वो लोग जिन्होंने इकोनॉमिक कभी पढ़ी नहीं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बिकॉज इकोनॉमिक को यहाँ पे समझा जा सकता है, रट्टा मारा नहीं जा सकता। इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ लोग रट्टे मार रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें आप लोगों को हो सकती हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम यूज़ करूंगा ताकि एक जो लैंग्वेज बैरियर का जो इशू है वो खत्म हो, ताकि एक नॉर्मल सा 9th क्लास का एस्पिरेंट अगर जो वो भी देख रहा हो तो वो भी चीज़ों को समझ सके मेरी तरफ से। और यहाँ पे आपको एवरीथिंग फ्री मिलेगा। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल भी जैसे जैसे लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे, और मैं आप लोगों को फ्री पीडीएफ फाइल भी देता रहूँगा। और साइड टू साइड यहाँ पे जैसे ये बोलूँगा, देखिए मैं इंग्लिश ही यूज़ करने वाला हूँ सिंपल लैंग्वेज के थ्रू, ताकि लैंग्वेज मेरे खत्म हो। कुछ 5 बुकें मैं कवर करूँगा। 9th क्लास की एक, 10th क्लास की एक, 11th क्लास की एक, जिसमें स्टैटिकल तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेवलपमेंट वाला ही इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो और मैक्रो, यानी टोटल मिला के 5 बुकलेट्स कंप्लीट होंगी। और जो मेरा फोकस होगा कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर होगा, क्योंकि बुक के अंदर देखिए नोट्स में हर जगह सभी के पास सब कुछ है, लेकिन कंसेप्ट्स की बात है तो कंसेप्ट्स में सबसे ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस चलेंगे, हर एक एंगल्स को देखने की कोशिश करेंगे, चीप जोक्स के साथ भी देखेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप चीज़ों को समझ सकें ताकि आपका एमसीक्यू हिट हो और आपका सिलेक्शन हो बेस्ट। कुछ और मिला के 40 या फिर 35 के आसपास वीडियोस बनेंगी। बिकॉज चैप्टर 1 चैप्टर जो 9th क्लास और 10th क्लास के तो शुरू के 5 चैप्टर में खत्म हो जाए, 5 वीडियोज़ में खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाद के जो वीडियोज़ बनेंगी वो फिर थोड़ी लेंथी बनेंगी, बिकॉज में काफ़ी कुछ हमें जो है मसाला देखने को मिलता है। तो गाइज यू विल गेट अ फ्री पीडीएफ एज वेल एज लाइक इसके बाद 2 वीडियो पोस्ट होने के बाद 9th क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको फिर फ्री पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गाइज मैं जैसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए मिस वाजपेयी मैडम ने आर्ट एंड कल्चर के सीरीज स्टार्ट करी है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में ठीक ठाक है, काफ़ी सारी मेहनत कर रही है। उनकी पीपीटी देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है वो, बिकॉज क्रॉस चेक मैं ही कर रहा हूँ उनकी पीपीटी को। पहले वीडियो बनाने से, वो पोस्ट करने से पहले मैं ही क्रॉस चेक करता हूँ। तो जिस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं करी तो आप इनकी वीडियोस को देखें या फिर शेयर कीजिए। जो बंदे नहीं देखना चाहते कोई नहीं, एटलीस्ट शेयर करने किसी उस समाज से गरीब तबके के इंसान को जिसको इस वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको फ्री वाईफाई के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से डाउनलोड करता है वीडियोस, कुछ इस तरह की ईमेल्स पे आती है मेरे पास। तो एटलीस्ट उन लोगों को शेयर कर दीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो क्या देखिए वाई इकोनॉमिक वीडियो, देखिए आप इस इकोनॉमिक वीडियो में रट्टे नहीं मार सकते। पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि रट्टा तो भूल जाओगे, रट्टा लगेगा। क्योंकि इकोनॉमिक यूपीएससी से रिलेटेड देखिए इकोनॉमिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर ओवरऑल अगर देखें कि देखिए रट्टा तो देखिए लगेगा नहीं। दूसरी चीज़ें यूपीएससी जो क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट वाइज उठाता है, ना कि रट्टाफिकेशन टाइप का। कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि रट्टाफिकेशन नहीं, कंसेप्ट वाइज ही जो है अगर ओवरऑल बात करें तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन उठाता है। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात एनसीईआरटी ही क्यों? देखिए एनसीईआरटी आपको एक थीम देती है, एक बेस देती है, एक छोटा सा एक नैरो बेस देती है। फिर उसके बाद वास्ट वगैरह आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, अलग चीज, वो अलग बातें हैं। लेकिन एक आधार आपको एनसीईआरटी ही देती है। कुछ लोग एनसीईआरटी को स्किप करते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे आते हैं, फिर उनका क्या होता है, बुरी हालत होती है। एमसीक्यूज या फिर इवन दैट प्रीम्स में अगर क्लियर कर देते तो मेंस में रह जाते हैं, या फिर अगर या फिर प्रीम्स ही क्रैक नहीं हो पाता है। तो एनसीईआरटी को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, हमें थीम्स को पकड़ के यहाँ पे ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स कि अगर बात करें कि हर आदमी का सपना यही होता है कि प्रीम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू का जो है वो एग्जाम जस्ट क्लियर हो, फाइनल सिलेक्शन मिले और आने वाली लाइफ में हम समाज में कंट्रीब्यूशन दे सकें। गाइस देखिए समझने से पहले समझते हैं पहले व्हाट इज इकोनॉमिक। भाई आखिर अर्थशास्त्र है क्या? अब अब मैं यहाँ तो ये तो चीजें नहीं पढ़ाने वाला कि एडम समिथ आए फिर उन्होंने ये निकाली, वो थ्योरी निकाली, वो छोड़ो। सिंपल सा बेसिक आंसर समझते हैं, बिकॉज 9th क्लास की इकोनॉमिक अभी स्टार्ट करनी है। जब 12th क्लास की तो उसमें सिखाएंगे एडम स्मिथ कौन थे। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक में क्या होता है, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि आदमी की या फिर मनुष्य की डिजायर जो होती है बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड वांट्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, हर आदमी की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। चाहे कुछ हो ना हो, डिजायर तो दुनिया भर की मिलेगी। यानी कि जो वांट्स होंगी, जो अगर बोलते हैं इच्छाएं जिसको कहते हैं हिंदी में, बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं कि उस चीज को पूरा करने के लिए। देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं।
लेट्स सपोज आपकी इच्छा है, लेट्स सपोज पल्सर लेने की, पल्सर बाइक लेने की, लेकिन आपकी लिमिटेड इनकम है और आप मान लो 6,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो जिस वजह से आप वो पल्सर अगले महीने या फिर उसी महीने नहीं ले सकते, यानी कि आपको रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, साइकिल ही ले लें, कुछ काम चला लें, फिर बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी फिर हम पल्सर की तरफ बढ़ेंगे, फिर बाइक की तरफ बढ़ेंगे। ये तो रहा बॉयज के लिए एग्जाम्पल। गर्ल्स के लिए देखिए सिंपल सी बात, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स सपोज कुछ गर्ल्स या फिर बॉयज ओल्ड एंजन नगर गए, आपने ऑप्शनल की कोचिंग ली, ठीक है भाई जीएस तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल के लिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी। आप ओल्ड एंजन नगर गए, करोल बाग गए, या फिर मुखर्जी नगर गए, इलाहाबाद गए, भोपाल गए, जहां भी गए, तो वहां पे आपने स्टार्टिंग में, ठीक है आपकी स्टार्टिंग में होगा, ठीक है भाई कोचिंग ज्वाइन कर, लेकिन उसके बाद की क्या इच्छाएं होती है कि ठीक है भाई मुझे अच्छा सा रूम मिल जाए, बहुत बढ़िया ढिंचैक टाइप का मुझे रूम मिल जाए, बड़ा हॉल मिल जाए, वेल फर्निश मिल जाए, सब कुछ सारी फैसिलिटी हो, सब कुछ हो, गुड लाइब्रेरी मिल जाए, और जो खाना है वो सब कुछ मिल जाए, और इवन दैट मुझे वीकली मूवी देखने को मिले, पीवीआर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके, मैं सत्यम सिनेमा के अंदर जाके मैं मूवी देखूंगा, इस तरह की थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं आपके, यानी कि अगर बात करें कि देखिए हो सकता है अगर आप वर्किंग भी हुए, लेट्स सपोज आपने बहुत 5 साल या फिर 3 साल काम भी किया हो, तो भी आपकी जो है सेविंग इनकम वो भी लिमिटेड होगी। इसी के जैसे अगर जब आपकी चीजें जब यानी कि अगर आपकी लिमिटेड इनकम या फिर आपके डैडी की, ऑफकोर्स हर फैमिली की एक लिमिटेड इनकम ही होती है। अब टाटा अंबानी बिरला वो छोड़िए, वो अलग चीज, यहाँ पे मैक्सिमम मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो हर आदमी की इनकम जो लिमिटेड। तो अब आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी मीन्स अगर बात करें, ठीक है रूम रेंट ठीक ठाक मिल जाए, कोई नहीं, अगर वेल फर्निश ना भी, सेमी फर्निश और कौन सा जिंदगी काटनी है, थोड़े दिन ही काटने हैं, तो काम चल जाएगा। फूड में कोई नहीं, टिफिन सर्विस खा लेंगे, ठीक ठाक हो जाएगा, बस पेट ही भरना है, तो ये काम हो जाएगा। इसी तरह कोचिंग नोट्स, ठीक है यार थोड़े से कोचिंग नोट्स भी देख लेंगे, सारे नहीं लेंगे तो कुछ तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाले वो तो कोचिंग नोट्स तो लेंगे। लाइब्रेरी छोड़ो यार, लाइब्रेरी बाद में देखेंगे, बजट में बनेगा तो लाइब्रेरी लेंगे, ना तो अदरवाइज छोड़ें। फिर इसके बाद मूवी तो भाई भूल जाओगे, बजट में बना तो मूवी देख लेंगे, ना तो छोड़ो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू या इधर उधर से हम देख लेंगे। ये तो थी चीजें प्रायोरिटी देने की। तो देख रहे हैं जब आपकी डिजायर अनलिमिटेड थी, बहुत आदमी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन करना स्टार्ट करता है, प्रायोरिटी देना स्टार्ट करता है। ठीक है यार, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है पहले मैं उनको कर लूं, बाकी जो अनइंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है थोड़ी बहुत, उनको मैं बाद में करूं। तो दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक, यानी कि आप किसी चीज को रिसोर्सेज, यानी कि देखिए सिंपल स्टडी of how people allocate their limited resources in an attempt to satisfy their unlimited wants, यानी कि अनलिमिटेड wants को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, कहां तक प्रायोरिटी दी जाए, उसी चीज को इकोनॉमिक कहते हैं। ये थी मोटी मोटी डेफिनेशन। अब कौन कोई लेक्चर की तरह क्या समझाता है वो मुझे नहीं पता, मैंने आपको जस्ट एक कोचिंग वाला समझ के, कोचिंग रख के मैंने आपको समझाया ताकि मैं चीजों को प्रैक्टिकल समझा सकूं। गाइस आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक से, यानी कि अब 3 चीजें याद रखेंगे कि वी हैव अनलिमिटेड डिमांड्स, हर एक मनुष्य के आदमी की जो अनलिमिटेड डिमांड्स होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, इसी तरह बट लेकिन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। आप किसी भी एंगल में आप काउंट कर लें, अपने ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर, या फिर अगर वास्ट लेवल पे सोचना है तो एक इंडिया के ऊपर करें। इंडिया का भी सपना है कि भाई ठीक है बहुत हम डेवलप कंट्री में आ जाएं, लेकिन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत वीक है, तो कहीं ना कहीं फिर इनको प्रायोरिटी देनी पड़े। ठीक है यार थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले एजुकेशन पे खर्च करते हैं, पर हेल्थ पे खर्च करते हैं, ये तो थोड़ा बड़े स्केल पे हम वो 12th क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तो सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक। तो इसी को हम अर्थशास्त्र यहाँ पे हम कहते हैं। तो गाइस देखिए, एक सिंपल इकोनॉमिक के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। देखिए माइक्रो को कहते हैं व्यष्टि और मैक्रो को कहते हैं समष्टि। मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रखा है। देखिए गाइस, माइक्रो में हम किसी इंडिविजुअल फर्म को, स्पेशली इंडिविजुअल फर्म को देखते हैं, या फिर एक पर्सन को देखते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म को देखते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल चीज को देखते हैं। लेकिन मैक्रो के अंदर हम पूरे वास्ट एंगल पे पूरे एक हब को देखते हैं। अगर लेट्स सपोज इंडिया के अंदर एक आदमी है, तो इसमें पूरे इंडिया को देखेंगे, इसके अंदर हम एक आदमी को देखेंगे, तो दैट्स कॉल्ड माइक्रो। यानी कि माइक्रो को छोटे स्केल पे देखा जाता है ताकि हम चीजों को कैलकुलेट कर सकें, थोड़ी चीजों का एनालिसिस कर सकें, डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस को देख सकें। इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक समग्र मांग और समग्र पूर्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको हम देख सकें। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज आप ठीक है करोल बाग आए, आपने ज्वाइन करा, मुखर्जी नगर ज्वाइन किया, या फिर आपको ने जहां जिस रूम पे रहते हैं वहां पे आपको लैंडलॉर्ड मिल गया, लैंडलॉर्ड का बेटा आपको पता चला कि वो पढ़ने में वीक है, उसने आपको ट्यूशन पे रख लिया। तो आपने बोला ठीक है भी मैं 6,000 रुपये पर महीने के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आपने सोचा ठीक है यार मेरा किराया तो निकलेगा। तो गाइज जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तो 6,000 रुपये आपको पर मंथ आपको मिलने स्टार्ट हुए। तो अगर मैं आपकी स्टडी को काउंट करूंगा तो दैट्स कॉल्ड माइक्रो, बिकॉज मैं आपकी इंडिविजुअल
को ही मैं आपकी स्टडी कर रहा हूं, तो मैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक के तौर पे देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, आपने ठीक है भाई, आपके लैंडलॉर्ड ने आपको बोला कि भाई मेरा बेटा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स में वीक है, मैथ्स तो आप पढ़ा रहे हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्या करें। तो आपने बोला ठीक है, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी ले आता हूं। तो आपने 3 फ्रेंड्स लेके आए, फिर उसके बाद तीनों ने कोचिंग पढ़ाई, आप टोटल मिला के 4 बंदे हो गए। फिर हर आदमी ने 6-6 हजार रुपये लैंडलॉर्ड से खींचे, तो 24,000 रुपये हुए। तो अगर मैं बोलूं तो 24,000 रुपये अगर मैं अब यहाँ पे अगर आपके फ्रेंड्स की और आपकी अगर मैं गणना करूं, यानी कि कैलकुलेशन करूं, थोड़ा सा वास्ट व्यू में देखने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे मैक्रो वर्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल फर्म ना होके यहाँ पे 4 आदमी होते, तो इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक हम कहने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक आदमी से अधिक जब हम पूरी सोसाइटी की तरफ जब बढ़ते हैं, तो पूरी सोसाइटी की जब हम कैलकुलेशन लगाते हैं, फिर गणना करते हैं, तो यानी उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। ये अलग चीज, डिमांड सप्लाई, वो अलग आने वाली सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। गाइज देखिए, अगर ओवर एक एग्जांपल के थ्रू समझते, छोटे से एग्जांपल के थ्रू देखिए, एक लेट सपोज यही है, ये लैंडलॉर्ड का लेट सपोज यही है, आपने एक यूनिट लिया और आपने 6,000 रुपये कमाए। इसी तरह आपके फ्रेंड्स हैं, इन्होंने भी 6-6 हजार रुपये कमाए। तो इस पूरे को होल इकोनॉमिक कहेंगे, लेकिन इसकी एक सिंपल सी यूनिट को हम यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म को हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक ही यहाँ पे बोलेंगे। तो देखिए, जाने से पहले एक माइक्रो वर्सेस मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक काफी सारे कंसेप्ट जो है, काफी एस्पिरेंट्स लोगों को क्लियर यहाँ पे नहीं होते हैं। देखिए, मीनिंग में अगर बात करें, देखिए इट्स स्टडी इकोनॉमिक, अगर बात करें प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म, जो ये स्पेशली अगर बात करें, जो ये उस इकोनॉमिक को इश्यूज को देखने की कोशिश करता है जहां पे इंडिविजुअल फर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इंडिविजुअल पर्सन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वहां पे ये माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी करता है, राइट। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर यहाँ पे जो अगर ओवरऑल बात करें, जो प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल, कि ओवरऑल जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको वहां पे समझने की कोशिश करता है। यानी कि ओवरऑल सोसाइटी या फिर आप ओवरऑल इंडिया भी ले लें, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक में काउंट करते हैं। यानी मैक्रो मीन्स हो गया बड़ा, माइक्रो मीन्स हो गया छोटा। देखिए, इसमें कंसर्न्स क्या होते हैं। कंसर्न की अगर बात करें, देखिए इस बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशंस ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म। यानी कि इसके अंदर बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन यहां आपको बता देता हूं कि आउटपुट वो चीज होती है जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट का निकलना बाहर। फॉर एग्जांपल, आपने रॉ मटेरियल लिया, कुछ प्रोडक्ट बनाया, लेट सपोज आपने बिस्कुट अगर आपको बनाना है, तो आपको आटा चीनी ये सब चीजें चाहिए होंगी, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकलेगा, बिस्कुट। तो इसी तरह आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म, तो उसका प्राइस आप इस बिस्कुट का 5 रुपए रखें या 6 रुपए रखें, क्यों रखें, कैसे रखें, तो इसकी सारी की स्टडी करने को माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे कहा जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम पूरी की पूरी डिमांड एंड सप्लाई को लेते हैं। यानी कि भाई इस ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल लार्ज स्केल पे अगर सभी बिस्कुट्स का प्राइस क्या हो, तो उसको अगर ओवरऑल बात करें, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम काउंट करते हैं। गाइस, इसका फोकस जो इसका जो बेसिकली होता है, वो मैक्सिमाइज टू इंडिविजुअल गेन होता है। ओवरऑल अगर बात करें, तो मैक्सिमम जो गेन से रिलेटेड, यानी प्रॉफिट से रिलेटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाने से रिलेटेड होता है। और इसी तरह इसके अंदर अगर मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर अगर बात करें, तो इसके अंदर जो ओवरऑल देखें, तो सोशल वेलफेयर एक वर्ड आता है, इसको काउंट किया जाता है। यानी कि सोशल वेलफेयर इसमें बेसिकली जो है देखा जाता है। तो गाइस, स्कोप के अंदर बात करें, तो इसका स्कोप बहुत ही नैरो स्कोप होता है। बिकॉज देखिए, एक सिंपल इंडिविजुअल पर्सन हो गया, या फिर इंडिविजुअल मार्केट हो गई, छोटी सी कुछ भी, कोई भी, या एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, उसको जस्ट यहाँ पे स्टडी करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर इसे वाइड स्कोप, पूरी कंट्री को स्कोप कर सकता है, एवरीथिंग को स्कोप मीन्स काफी बड़े लार्ज स्केल पे ये स्कोप जो है हमें यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। ओवरऑल माइक्रो एंड मैक्रो में अगर बात करें, तो मीनिंग के अंदर अगेन वो इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करता है। मैक्रो के अंदर अगर बात करें, तो इकोनॉमिक एज ए पूरे होल इकोनॉमिक को लेने की यहाँ पे कोशिश करता है, या फिर एक सोसाइटी को लेने की कोशिश करता है। कंसर्न के अंदर इसके अंदर आउटपुट एंड द प्राइस स्पेशली फॉर द इंडिविजुअल फर्म, यानी कि एक आदमी के लिए जाते हैं। इसके अंदर एग्रीगेट पूरे एक समग्र मांग, समग्र पूर्ति को इसमें, यानी कि एग्रीगेट डिमांड स्पेशली और एग्रीगेट प्राइस को यहाँ पे देखा, और पूरी ओवरऑल मार्केट में देखा जाता है। इसी तरह फोकस जो होता है इसका मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल गेन, यानी इसका अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है। इसका फोकस होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, इसका काम जो होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना होता है। ये नैरो स्केप में होता है, ये लार्ज स्केप। तो आई होप गाइस मेरी तरफ से याद हो गया होगा आप लोगों को। देखिए, जाने से पहले एक हिस्ट्री देखते हैं छोटी सी। देखिए, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ। देखिए, ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं प्री कॉनिकल एरा, यानी कि
औपनिवेशिक काल, और इसी के जैसे जैसे हम उसको कॉनिकल एरा यानी औपनिवेशिक काल को देख सकते हैं, और एक होता है पोस्ट कॉनिकल एरा यानी कि औपनिवेशिक काल के बाद जो आज के समय जो 1947 के बाद जो क्या क्या थ्योरी चली, उसमें एक छोटा सा जैसे एक जनरल व्यू देखेंगे, ज्यादा वास्ट तो नहीं, जैसे एक छोटा सा व्यू देखने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, प्री कॉनिकल एरिया में क्या हुआ था, देखिए इकोनॉमिक जो हमारी थी इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 1700 शताब्दी तक हमारी इकोनॉमिक बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। आपने सुना भी होगा हिस्ट्री के अंदर कि इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना चाहता था। ड्यूरिंग दिस फेज इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी वेल डेवलप्ड। ऑफ कोर्स उस समय बहुत इंडिया, हर आदमी, हर एक किसान, हर एक मनुष्य काफी इंडिया के अंदर काफी खुश रहता था। इवन द ब्रिटिशर्स और इवन द इटालियंस पीपल, इवन द स्पेनिश पीपल आके इंडिया में आके सोचते थे कि इंडिया आके हम वहाँ पे रहें, सेटल हो जाए। तो कुछ इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती थी, बिकॉज इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और हमारा जो ट्रेड फेयर था बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा था। मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, इनके साथ बहुत ज़्यादा हमारा तगड़ा व्यापार होता था। ऑफकोर्स पैसा था। जब ब्रिटिश आना स्टार्ट हुए तब, यानी जब ब्रिटिश आने से पहले हर आदमी इंडिपेंडेंट था, हर एक खेती बढ़िया से, राजा मुगल के टाइम में बहुत ठीक ठाक खेती होती थी, लोगों के पास वेल फर्निश, मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाक जीवन यापन करते थे। कोई ज़्यादा दिखते नहीं थे जितना कि ब्रिटिश के आने के बाद यहाँ पे देखने को मिली। जब अंग्रेज आए यानी कॉनिकल उपनिवेश काल के अंदर जब अंग्रेज आए तो फिर उन्होंने दो वे पॉलिसी खेलनी स्टार्ट करी, दो वे से रिसोर्सेज को चूसना स्टार्ट किया। अगर बात करें तो पहला तो वो था कि भाई किसानों से वो रॉ मटेरियल बहुत कम लेते थे, अगर ओवरऑल बात करें इंडिया के अंदर एज चीपेस्ट रेट के अंदर लेते थे, और फिनिश गुड वो ब्रिटेन में जाके बनाते थे। फिर उसके बाद वो फिनिश गुड इंडिया को दोबारा सप्लाई करते थे, तो फिर अगेन वो दोबारा मार्केट पे वो फिर ज्यादा पैसे में वो बेचते थे। देखिए पहले क्या हुआ था, लेट्स सपोज यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ये ब्रिटेन है। पहले ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे सस्ते में, लेट्स सपोज 5 रुपए में, 10 रुपए का माल 5 रुपए लेते थे, फिर यहीं से ही 5 रुपए के माल को 20 रुपए में बेचते थे, यानी कि ऑफकोर्स डबल प्राइस में बेचते थे। तो इस वजह से इंडिया की जो जीडीपी, इवन द इकोनॉमिक बहुत ज्यादा ही कोलैप्स हो गई थी, और 1947 तक तो मैं बोल सकता हूँ एक डेंट पड़ गया था इतना बुरी तरह से, जिसके बाद फिर नेहरू काल के अंदर कुछ सुधार हमें देखने को मिले। गाइस, पोस्ट कॉनिकल एरिया के अंदर बात करें तो औपनिवेशिक काल के अंदर के बाद अगर देखें तो यस, आफ्टर 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद डेफिनेटली हमें रीबिल्ड करने के थोड़ा टाइम लगा, और हमने फिर स्टार्टिंग में उसके बाद हमने फिर 5th ईयर प्लान को हमने स्टार्ट किया। इंडियन इकोनॉमिक आगे तो बढ़ी, लेकिन एक लिमिटेड ग्रोथ के साथ बढ़ी, स्लोवर ग्रोथ के साथ बढ़ी। एज अ कंपेयर कर बात करें तो अगर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो काफी कम ग्रोथ हमें देखने को मिली एज कंपेयर टू चाइना की बात करें। चाइना तो अभी हाल ही में अगर बात करें लास्ट के 20 साल से 10% जीडीपी जो इंक्रीज है वो देखने, वो जीडीपी क्या है वो आने वाली सीरीज में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज, इंडियन गवर्नमेंट फिर फाइनली ये लगा कि अब जब कुछ अभी हाल ही में कुछ गवर्नमेंट चेंज हुई है, 3 साल भी होने वाले हैं गवर्नमेंट को हाल ही में, तो उन्होंने कुछ प्रो बिजनेस इकोनॉमी रिफॉर्म करने स्टार्ट किए। फिर आउटलाइन प्लान्स ऑफ टू इंक्रीज भाई, और काफ़ी सारे आउटलाइंस बनाए गए ताकि भाई चीज़ें जो इंक्रीज हो सकें। फिर स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट द लार्ज स्केल सोशल प्रोग्राम। फिर ज़्यादा हमने देखा कि मनरेगा के अंदर अभी हाल ही में कुछ काफ़ी सारे पैसे जो है कंट्रीब्यूट हुए हैं ज़्यादा तरह से, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये ओवरऑल हमें पोस्ट कॉनिकल एरिया के अंदर एक सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करी आपको, ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैंने यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बिल्कुल हटाया, जैसे कि नॉर्मल जिसको बोलते हैं कि 9th क्लास के एस्पिरेंट्स को ही समझ के मैं इस तरह की वीडियो जो है मैं ओवरऑल अगर बात करूँ तो मैं बना रहा हूँ। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली हम ये देखेंगे चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर, अध्याय पालमपुर गांव की कहानी, और चैप्टर 2 में हम पीपल एज ए रिसोर्सेज और संसाधन के रूप में लोग क्या क्या थे, इसमें इस वीडियो को हम यहाँ पे देखने कवर करेंगे। तो गाइज, अभी आज के लिए इतना ही, जस्ट एक ओवरव्यू दिया मैंने ताकि आप लोग समझ सकें मेरी इकोनॉमिक को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।